सभी साथियों को जय हिंद। मैं आपका साथी डॉक्टर अशोक शर्मा एक बार फिर से आप सभी विनर्स का विनर्स वर्ल्ड के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। कैसे हैं भी आप सब लोग? निश्चित रूप से अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एक बहुत शानदार रणनीति के साथ अपनी तैयारी में जुटे हुए होंगे। आज का इस सेशन में हम फिक्स प्रेपोजिशन के वे क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप सब लोग जानते हैं कि फिक्स प्रेपोजिशन से जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनमें 90% क्वेश्चंस फिक्स प्रेपोजिशन के होते हैं। प्रेपोजिशन का एक लंबा चैप्टर हम पढ़ते हैं और फिर क्वेश्चंस जो आते हैं वो फिक्स प्रेपोजिशन से आते हैं। बच्चा कितने फिक्स प्रपोजिशन याद करे, बड़ा मुश्किल होता है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि वे क्वेश्चंस जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं उन सब को आप सब लोगों के साथ डिस्कस किया जाए। तो शुरू करते हैं आज का सेशन शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जो भी कैंडिडेट्स आरपीएससी स्कूल लेक्चरर, आरपीएससी सेकंड ग्रेड, रीट मेंस के ऑनलाइन कोर्स या फिर टेस्ट सीरीज, बहुत ही शानदार टेस्ट सीरीज वीडियो सोल्यूशन के साथ यदि आप ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो प्ले स्टोर से विनर्स वर्ल्ड एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें और वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए स्क्रीन पे जो नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं वहां आप पे संपर्क कर सकते हैं। अब शुरू करते हैं आज का सेशन। ये क्वेश्चंस है, आप भी एक एक क्वेश्चन का आंसर करेंगे और फिर हम उनको डिटेल से समझेंगे, उनसे संबंधित और बहुत सारे एग्जाम्पल्स करने की कोशिश करेंगे। आज की क्लास से आप पे जब तक आप इसका आंसर करें भी, इस क्वेश्चन का आप लोग के आंसर करें, आज की इस क्लास से आपको एक अप्रोच मिलेगी कि किस ढंग से आपको फिक्स प्रेपोजिशन तैयार करने हैं। पहला क्वेश्चन है, राधिका वॉज म्यूजिंग मेमोरीज ऑफ द पास्ट। इस सेंटेंस, इस क्वेश्चन का आपको आंसर करना है। यानी आपके पास जो ऑप्शन है वो है ओवर, उसके बाद है एट और उसके बाद फॉर और फ्रॉम। इनमें से एक आपको चुनना है। ठीक है, सभी आंसर करने की कोशिश करेंगे भी। ठीक है, चलो देखते हैं अपन। ये एक्चुअल जो वर्ड है वर्ब है वो म्यूज वर्ड। ये वर्ब है म्यूज वर्ब और म्यूज का मतलब होता है टू थिंक, सोचना। म्यूज का मतलब क्या होता है? टू थिंक, सोचना, किसी चीज पे बहुत तन्मयता के सोचना, उसको क्या कहते हैं? म्यूज। और म्यूज शब्द है उसके साथ जो प्रेपोजिशन आती है वो होती है म्यूज अपॉन, म्यूज ऑन, म्यूज ओवर या फिर म्यूज अबाउट। ये प्रेपोजिशंस जो हैं ये यहां यूज की जा सकती हैं। यदि आपको ऑप्शन में मिले म्यूज अपॉन तब भी ठीक है। म्यूज अपॉन का मतलब क्या होता है? किसी बात को बहुत गहराई से सोचना, उस पर विचार करना, चिंतन करने का मतलब होता है म्यूज ऑन। ठीक है, ऑन हो सकता है, अपॉन हो सकता है, ओवर हो सकता है और अबाउट हो सकता है। ठीक है, अब देखते हैं अपन अपने पास जो ऑप्शंस हैं उनमें कौन सा सही हो सकता है। कौन सा हो सकता है भाई? एट नहीं होगा, फॉर नहीं होगा, फ्रॉम नहीं होगा और यहां जो ऑप्शन हमारे पास दिए हुए हैं उनमें से एक ओवर जो वर्ड है वो यहां सही है। म्यूज ओवर का मतलब होता है किसी बात पर सोचना, गहराई से सोचना। एक वर्ड होता है पोंडर, PONDER। एक एक वर्ड को नोट कर लीजिएगा भाई। जो भी शब्द यहां बोर्ड पे लिखा जा रहा है वो शब्द आपके एग्जाम के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए आप उसको कहीं भी नोट कर लीजिएगा। पोंडर होता है, उसके साथ भी यही प्रपोजिशन काम आते हैं। पोंडर अपॉन, पोंडर ऑन, पोंडर अबाउट, ये वहां भी आते हैं। और पोंडर का मतलब भी होता है टू थिंक डीपली,
गहराई से किसी चीज पर सोचना क्या होता है? पोंडर होता है, टू थिंक डीपली। आप ऐसे लिख सकते हैं, टू थिंक डीपली। गहराई से किसी चीज पर सोचना। मेडिएट भी एक वर्ड होता है, उसको कहते हैं ये। ठीक है, याद रह जाएगा भी आराम से। म्यूज ऑन। एक दो सेंटेंस आप पे अपने बना के देख लीजिएगा, ताकि ये वर्ड जो है ये आपके फिक्स हो जाए। क्लियर है भाई? अब यही नहीं रुकना है। इस वर्ड को, इस प्रेपोजिशन को हमने डिटेल से एक्सप्लेन करने का प्रयास किया है, और आप लोगों को भी अपनी तैयारी के दौरान इसी अप्रोच को अपनाना है। क्या अप्रोच है वो देखिएगा, ये है, देखिएगा। हमने इसको यहां एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। म्यूज, म्यूज के बाद में आपको अक्सर जो प्रेपोजिशन मिलता है वो कौन सा मिलेगा भाई? देखो यहां हमने लिख दिया है इसको, क्या मिलेगा? अबाउट। म्यूज अबाउट। आप मेरे साथ बोलिएगा चीजों को। जब आप क्लास ले रहे हैं तो साथ साथ बोलिएगा। यदि आप रफ कॉपी और पेन लेके बैठे हैं तो लिखिएगा जल्दी जल्दी, ताकि एग्जाम के दिन आपको स्वतः चीजें याद आ जाएं। म्यूज अबाउट, म्यूज ऑन, म्यूज ओवर, म्यूज अपॉन समथिंग। उसके बाद आपको कुछ समथिंग मिलेगा। ठीक है, समथिंग का मतलब म्यूज ऑन हिज हेल्थ, म्यूज ऑन हिज रिजल्ट, म्यूज ऑन the condition of the country, muse on economic condition of the country। ठीक है, इस सब चीजों को आप पे सोच सकते हैं, लिख सकते हैं। टू थिंक केयरफुली, किसी चीज के बारे में बहुत केयरफुली सोचना, बाकी सब चीजों को इग्नोर करते हुए। ठीक है, इसके हमने सिनोनिम भी लिखे हैं। क्या है भाई? पॉन्डर, PONDER। पॉन्डर का मतलब भी क्या होता है? सोचना। एक वर्ड और है कंटम्पलेट, CONTEMPLAT। कंटम्पलेट का मतलब भी क्या होता है? किसी बात पर गहराई से सोचना। आप इसके साथ साथ चीजों के सिमिलियर वर्ड भी सीख रहे हैं। यही एक प्रक्रिया होती है जिससे आप अपने इंग्लिश के सभी एस्पेक्ट्स को मजबूत कर सकते हैं, चीजों को ध्यान से समझ सकते हैं। कंटम्पलेट का मतलब भी क्या होता है? सोचना, किसी चीज पर गहराई से सोचना। ठीक है भाई, अब देखिएगा और एग्जांपल्स आपके पास। आई सेट क्वाइटली, मैं शांति से बैठा। म्यूजिक ऑन, किस पर सोचता हुआ? द इवेंट्स ऑफ द डे, किस पर विचार करता हुआ? दिन की जो घटनाएं घटी उन पर विचार करता हुआ, उनको कंटेम्पलेट करता हुआ, उन पे सोचते हुआ। तो हमने क्या लिखा? म्यूजिंग ऑन लिखा। भाई समझ में आ गई बात? क्लियर है? उसके बाद एक सेंटेंस और देखते हैं अपन। ही म्यूज्ड ऑन, किस पे? हाउ डिफरेंट हिज लाइफ वुड हैव बीन हैड ही नॉट मीट रानी। यदि वो रानी से नहीं मिला होता तो उसकी जिंदगी किस प्रकार से अलग होती, इस बात पर वो क्या कर रहा था? सोच रहा था। He mused on, उसने सोचा। ठीक है भाई, ये क्लियर हो गई। हमें जो समझना था वो क्या समझना था? म्यूज ऑन के बाद, म्यूज के बाद क्या आता है? ऑन आता है। ठीक है, क्लियर हो गई बात भाई? यहां तक आपको चीजें समझ आ जानी चाहिए। चलो एक बात और पूछता हूं आप लोगों से। ये जो सेंटेंस है ये कंडीशनल सेंटेंस है। कहां से? ये देखिएगा, he mused on how different his life would have been had he not met रानी। कैसा सेंटेंस है ये? कंडीशनल सेंटेंस। कैसा सेंटेंस है बताइए? कंडीशनल सेंटेंस है। और कंडीशन सेंटेंस में ये कौन से प्रकार की कंडीशन है ये आपको बताना है। ये कौन से प्रकार की कंडीशन है? मैं आप लोगों को ऑप्शन देता हूं, जैसे ओपन कंडीशन पढ़ी होगी आपने निश्चित रूप से। कौन सी कंडीशन? ओपन कंडीशन। ठीक है, उसके बाद आपने पढ़ी होगी इम्प्रॉबेबल कंडीशन, इम्प्रॉबेबल कंडीशन, ये भी पढ़ी आपने। और उसके बाद आपने पढ़ी होगी इम्पॉसिबल कंडीशन, इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल कंडीशन। ठीक है, तो आपको बताना यह है कि ये जो सेंटेंस है ये इनमें से कौन सी कंडीशन का सेंटेंस है। क्लियर है अभी? आगे बढ़ जाएं। चलो अब चलते हैं अपन
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज हम लेंगे, अच्छी संख्या में क्वेश्चन लेने की सोचेंगे, जितने हो सकेंगे। आप पे सभी क्वेश्चंस के आंसर जरूर करेंगे। दूसरा है द सेंट इज इनडिफरेंट, प्रेज एंड ब्लेम। ऑप्शंस आपके पास इन, टू, फॉर और अबाउट, ये आपके पास ऑप्शंस है। आप पे आंसर करेंगे, फिर हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि इसका सही आंसर जो है वो क्या होगा। आप इस शब्द को समझिएगा, इनडिफरेंट जो वर्ड है, अगर ये आपकी समझ नहीं आया तो फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगा इसका आंसर करना। इनडिफरेंट, चलो पहले ये बताओ कि ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच, ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच, क्योंकि पार्ट ऑफ स्पीच तो चलते ही रहने चाहिए। इनडिफरेंट, पहला क्वेश्चन, कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। दूसरा, इनडिफरेंट का, जब तक आप लोग इसका आंसर कर दें मैं ये चीजें समझा रहा हूं, इनडिफरेंट का ऑपोजिट बताइएगा। इनडिफरेंट का ऑपोजिट एग्जाम में पूछा हुआ है एक बार, इनडिफरेंट का ऑपोजिट पूछा हुआ है, और उसमें एक ऑप्शन था डिफरेंट, DIFFERENT, एक ऑप्शन था डिफरेंट। क्या इनडिफरेंट का ऑपोजिट डिफरेंट होता है, या फिर डिफरेंट का ऑपोजिट इनडिफरेंट होता है? ये पूछते क्यों है, क्योंकि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके साथ यदि इन लगा दिया जाता है तो ऑपोजिट बन जाते हैं, और इसी का फायदा उठाते हैं एग्जाम वाले आपको कंफ्यूज करने के लिए। वो देते हैं ये सब अलग है, डिफरेंट का मतलब होता है अलग, और इनडिफरेंट का मतलब होता है उदासीन। इनडिफरेंट का मतलब होता है उदासीन, नॉट इंटरेस्टेड इन। इनडिफरेंट का मतलब होता है नॉट इंटरेस्टेड इन, जो रुचि नहीं ले रहा हो, नॉट इंटरेस्टेड इन। अनकंसर्न्ड, जिसको कोई परवाह नहीं हो, अनकंसर्न्ड, CERNED। देखिएगा बेटा, हम न केवल फिक्स प्रपोजिशन को समझने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि वर्ड पावर को भी समझने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि फिक्स प्रपोजिशन वाला चैप्टर जो है वो वर्ड पावर का ही मान के चले आप, क्योंकि वो चीजें फिक्स हैं, वो चीजें आपको उसी तरीके से तैयार करनी होती हैं जैसे आप वर्ड पावर तैयार करते हैं। तो मेरा तो ये मानना है कि जिस प्रकार से आप फ्रेजल वर्ब तैयार करते हैं, जिस प्रकार से आप एंटोनिम सिनोनिम्स तैयार करते हैं, जिस प्रकार से आप इडियम्स और फ्रेजेस तैयार करते हैं, उसी वाले पोर्शन में फिक्स्ड प्रेपोजिशन को भी रख लें, क्योंकि ये भी बिल्कुल वैसा ही मामला है। ठीक है। अनकंसर्न्ड का मतलब क्या होता है, जिसको कोई परवाह नहीं हो। हीडलेस वर्ड होता है एक, हीडलेस, HEEDLES, हीडलेस, जिसको कोई परवाह नहीं हो, वो हीडलेस भी कहते हैं। तो इनडिफरेंट का मतलब क्या होता है, उदासीन होता है, और डिफरेंट जो वर्ड है वो बिल्कुल अलग शब्द है। ठीक है। इसके ऑपोजिट वर्ड बताइएगा भाई, इनडिफरेंट शब्द के ऑपोजिट वर्ड बताइएगा। अभी हमने सिमिलियर वर्ड बताए हैं, अब आप इसके ऑपोजिट वर्ड भी कोशिश कीजिएगा बताने की। इनडिफरेंट, इनडिफरेंट यानी उदासीन, जो किसी बात की परवाह नहीं करता हो, किसी के बारे में सोचता नहीं हो, उसको अच्छे बुरे का कोई फर्क नहीं पड़ता हो, वो क्या है, इनडिफरेंट। और जिसको फर्क पड़ता हो वो क्या है, वो केयरफुल है, वो हीटफुल है। ठीक है, वो कंसर्न्ड है, उसको हम ऑपोजिट मान लेंगे। अब चलते हैं अपन, इनडिफरेंट के साथ जो फिक्स प्रपोजिशन आता है वो टू आता है। कौन सा आता है, टू। द सेंट इज इनडिफरेंट टू प्रेज एंड ब्लेम। साधु जो है वो इनडिफरेंट है, उदासीन है, अनकंसर्न्ड है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता किससे, प्रेज से, प्रशंसा से। प्रेज एडमिरेशन, प्रशंसा। ठीक है। ब्लेम, किसी प्रकार के आरोप से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम क्या लिखेंगे, इनडिफरेंट टू। और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनके साथ फिक्स प्रेपोजिशन टू आता है।
आप उनकी भी एक सूची बनाइएगा कि ये जो शब्द हैं इनके साथ टू आता है। मैंने अपनी पहली एक जो क्लास हुई थी प्रेपोजिशन की, जिसमें हमने प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को लिया था, उसमें मैंने टू प्रेपोजिशन को, जो फिक्स प्रपोजिशन था, उसको डिटेल से समझाया था। यदि आपने वो क्लास नहीं देखी है और यदि आप चाहते हैं कि आप देखें, तो निश्चित रूप से उस क्लास को आप देख लें, तो वो वहां आपको और भी अकेले टू को भी हमने समझाया हुआ है। क्या आएगा इसमें? इंडिफरेंट टू। अब इसको भी हम समझते हैं आगे, इसको भी इसी तरीके से समझते हैं। ये देखिएगा चीजों को, इंडिफरेंट टू ये लिखा मिलेगा आपको, इंडिफरेंट टू, जिसमें आगे मिलेगा नॉट इंटरेस्टेड इन। देखो हमने कोशिश की है कि जिस शब्द के साथ जो प्रेपोजिशन आए उसी को रखा जाए। इंडिफरेंट के साथ क्या है? टू है, और इंटरेस्टेड या नॉट इंटरेस्टेड के साथ क्या है? इन है। तो ये आपको जानना चाहिए। ऐसा नहीं है कि इंडिफरेंट के साथ टू है तो आप इंटरेस्ट के साथ भी उसी के अनुसार लिखें, नहीं। आगे देखिएगा, इसके सिनोनिम वर्ड्स भी हमने लिख दिए यहां सारे, किसके? इनडिफरेंट टू के। जैसे अनकंसर्न्ड, ये आपको वर्ड यदि ठीक से दिख पा रहा है तो ये है अनकंसर्न्ड, और उसके बाद में क्या आना चाहिए? अबाउट प्रेपोजिशन आना चाहिए। ही इज अनकंसर्न्ड अबाउट व्हाट इज हैपनिंग अराउंड हिम। वो अनकंसर्न्ड है अबाउट हिज पेरेंट्स हेल्थ, अबाउट हिज हेल्थ, वो अपनी हेल्थ के लिए क्या है? अनकंसर्न्ड वर्ड है। ये आपको जो लिखा हुआ दिख रहा है ये अनकंसर्न्ड वर्ड है, अनकंसर्न्ड। और उसके बाद जो आपको प्रेपोजिशन लगाना है वो कौन सा लगाना भाई? अबाउट लगाना है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर अनकंसर्न्ड अबाउट देयर स्टडीज। ज्यादातर विद्यार्थी, मोस्ट ऑफ द students are unconcerned about their studies। अपनी स्टडीज के बारे में क्या है? अनकंसर्न्ड है। तो आप क्या लिखेंगे इसमें भाई? अबाउट लिखेंगे। समझ आ रही चीजें? आगे देखिएगा, एपेथेटिक अबाउट या टुवर्ड्स। दूसरा वर्ड है एपेथेटिक, एक होता है सिंपैथेटिक। आपने सुना है सिंपैथेटिक वर्ड? सबने सुना होगा। उसी का एक वर्ड है ऑपोजिट, क्या है? एपेथेटिक, यानी जिसको किसी के दुख दर्द से कोई मतलब नहीं है। वन हु इज इनडिफरेंट टू द पेन एंड प्लेजर, उसको क्या है? एपेथेटिक वर्ड है, APATHETIC, एपेथेटिक अबाउट। ठीक है, आगे देखिएगा, अनकेयरिंग, एक वर्ड होता है केयरिंग, CARING। केयरिंग का मतलब होता है जो परवाह करने वाला हो, उसको क्या कहते हैं? केयरिंग कहते हैं, परवाह करने वाला। और जो परवाह नहीं करता हो, नहीं कहते कि भी बहुत ही केयरिंग हस्बैंड है, यानी बहुत ही ध्यान रखने वाले हैं। और जो अनकेयरिंग होते हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। कैजुअल अबाउट, बहुत कैजुअल बिहेवियर है। नॉनसेलेंट, एक वर्ड देखिएगा भैया, ये सारे के सारे वर्ड्स आपको तैयार कर लेने चाहिए और इसी ढंग से तैयार कर लेने चाहिए, ताकि जिस दिन एग्जाम में कुछ भी वर्ड पूछे तो आपको, एक वर्ड है नॉनसेलेंट, NON, यदि आपको नहीं दिख रहा है तो मैं दोबारा लिख देता हूं, नॉनसेलेंट, CHALANT, नॉनसेलेंट अबाउट। नॉनसेलेंट का मतलब ये होता है इंडिफरेंट, उदासीन होना। ये वर्ड जो है एक बार एग्जाम में पार्ट ऑफ स्पीच में पूछा हुआ था और लिखा हुआ था नॉन साइलेंटली, और नॉन साइलेंटली को क्या किया हुआ था? अंडरलाइन किया हुआ था, और फिर पूछा था कि इसमें जो वर्ड नॉन साइलेंटली है वो कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच था? तो एडवर्ब था नॉन साइलेंटली, ऐसा पूछा था। ठीक है, उसके बाद में अनइंटरेस्टेड इन और हीडलेस ऑफ, ये कुछ उसके सिमिलियर वर्ड थे जिस शब्द को आज हम समझने का प्रयास कर रहे थे। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं भी इसके। ये एग्जांपल है, देखिएगा, आप लोग भी पढ़िएगा। आप लोग जब तक आप खुद नहीं पढ़ेंगे तो फिर चीजें नहीं बनेंगी। यू कैन नॉट हायर एनीबॉडी टू प्रैक्टिस फॉर यू।
आप किसी भी आदमी को हायर नहीं कर सकते जो आपके लिए प्रैक्टिस करेगा, जो आपके लिए पढ़ेगा, तो आपके लिए सीखेगा। ऐसा नहीं हो सकता है। इसलिए खुद कीजिएगा कोशिश, लिखने की कोशिश कीजिएगा, पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, ताकि जिस दिन रिजल्ट आए उस दिन ये नहीं कहो कि साहब मैं और पढ़ लेता तो आज मेरी ये हालत नहीं होती। ऐसी स्थिति को छोड़ो ही मत ना। क्या लिखा हुआ है? द मैनेजर ऑफ द शॉप, दुकान का जो मैनेजर है, सीम्ड, वो लग रहा है, प्रतीत हो रहा है, इंडिफरेंट, उदासीन, टू आवर कंप्लेंट्स, हमारी जो शिकायतें हैं उन शिकायतों के प्रति वो उदासीन प्रतीत हो रहा है, यानी वो ध्यान नहीं दे रहा है। तो क्या लिखेंगे अपन? इनडिफरेंट टू। क्या लिखेंगे? इनडिफरेंट। इनडिफरेंट वर्ड जो है वो एडजेक्टिव है। थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को पूछा था कि कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, तो क्या है बेटा? वो एडजेक्टिव है। ठीक है। सीम वर्ब जो है, मैं कई बार आप लोगों से पूछता भी हूं, बताता भी हूं कि सीम वर्ब जो है वो लिंकिंग वर्ब होती है। सीम वर्ब क्या होती है? लिंकिंग वर्ब है। सीम वर्ब लिंकिंग है, उसके बाद ये क्या है? एडजेक्टिव है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भी जाऊं। द गवर्नमेंट कैनॉट अफोर्ड टू बी इंडिफरेंट टू पब्लिक ओपिनियन। गवर्नमेंट जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकती क्या होना? इंडिफरेंट होना। किसके लिए? पब्लिक ओपिनियन के लिए। लोगों की जो ओपिनियन है इसको ओपिनियन नहीं कहेंगे। ये जो ओ है इसका सही प्रोनाउंसिएशन जो है वो ओपिनियन है, यानी ये ए है, क्या नहीं है? ओ नहीं है। आप जितने भी बच्चे क्लास देख रहे हैं सभी बच्चों के सिलेबस में फेनेटिक ट्रांसक्रिप्शन है, और जब आप फेनेटिक ट्रांसक्रिप्शन तैयार करेंगे, एग्जाम्पल्स उनके देखेंगे, तब आप लोगों को ये वर्ड पढ़ना होगा कि इसका सही OPINION ओपिनियन वर्ड का सही फेनेटिक ट्रांसक्रिप्शन क्या है, ये आपसे पूछेंगे। इसी के साथ ऑनियन जो होता है, एनियन, प्याज, उसको भी ओनियन नहीं कहते, क्या कहते हैं? एनियन कहते हैं। तो वो यहां जरूर पढ़ेंगे आप लोग। ठीक है, तो क्या लिखा हमने भी यहां? इंडिफरेंट टू। इंडिफरेंट टू। कई बच्चों को लग रहा होगा कि सर ये आप हमें इसकी पीडीएफ दे दें तो ज्यादा ठीक रहे, ताकि हम अभी तो क्लास देख रहे हैं और उसके बाद इसको हमारे पास रख भी लें, ताकि आप लोगों को एग्जाम के समय काम आ जाए। आप ऐसा समझते होंगे। तो निश्चित रूप से ये जो क्लास है इसकी पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल डॉक्टर अशोक शर्मा इंग्लिश पर डाल दूंगा। वहां हम रोजाना प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस भी देते हैं, बहुत प्रकार के वर्ड पावर के लिए भी क्वेश्चंस देते हैं, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस देते हैं। तो आप निश्चित रूप से उस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल डॉक्टर अशोक शर्मा इंग्लिश। तो वहां आपको इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। आगे चलें भी, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो भाई, ये कुछ है हमारी बुक्स, वीनस वर्ल्ड की बहुत एग्जाम ओरिएंटेड बुक्स, जो आरपीएससी के एग्जाम्स के नेचर को ध्यान में रखकर लिखी हुई हैं। जिस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चंस को इसमें शामिल किया हुआ है। बिल्कुल उसी लेवल के प्रैक्टिस क्वेश्चंस को शामिल किया हुआ है, और उन प्रैक्टिस क्वेश्चंस की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है। जैसे ये बुक है वीनस हैंडबुक ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। ये इंग्लिश लिटरेचर का हर विद्यार्थी जो किसी भी लेवल पे तैयारी कर रहा है, मुख्य रूप से फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड वालों के लिए तो ये सिलेबस के पूरे सिलेबस को कवर करती है, उनके लिटरेचर को। ये उनके पास बुक होनी ही चाहिए। ये वीनस पेडागोजी यानी मेथड्स के लिए, चाहे आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, आप रीट मेंस की तैयारी कर रहे हैं, इसमें भी कंप्लीट थियरी है, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, लगभग 750 के आसपास इसमें क्वेश्चंस हैं। हर क्वेश्चन की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है। इस प्रकार की ये अकेली अपने तरह की बुक है। और फिर ये है फर्स्ट ग्रेड के लिए मैकबेथ। कई बच्चे पूछते हैं कि सर मैकबेथ हमारे पास बुक है, एके महेश्वरी या फिर अन्य कोई बुक। बेटा वे बुक्स यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के लिए लिखी हुई है, न कि आरपीएससी के जो ऑब्जेक्टिव टाइप के एग्जाम्स होते हैं, जिनमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं,
उनके लिए नहीं लिखी हुई है। इसलिए यदि वो बुक आपके पास है तब भी आप इस बुक को जरूर देखें। इस बुक में कंप्लीट टेक्स्ट है, इंपॉर्टेंट कोटेशंस है, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स को डिटेल में समझाया हुआ है और बहुत शानदार एक्ट वाइज सीन वाइज समरी है। जितने भी आरपीएससी ने क्वेश्चंस पूछे हुए हैं सारे क्वेश्चंस हैं, उसके साथ जितने और क्वेश्चंस बन सकते हैं सभी क्वेश्चंस हैं, उनकी डिटेल एक्सप्लेनेशन भी है। और बिल्कुल इसी तरीके से जैसे मैकबेथ है वैसे ही एज यू लाइक इट। और इसके साथ साथ हमारी एक बुक और है जिसको यहां नहीं दिखाया हुआ है, वो है एजुकेशनल साइकोलॉजी एंड आईसीटी। फर्स्ट ग्रेड के बच्चों के लिए साइकोलॉजी और आईसीटी की जो बुक है जिसमें 1500 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जिनको 25-25 क्वेश्चंस के सेट में लिखा हुआ है ताकि आप एक सेट तैयार करें तो आपका टेस्ट के जैसा भी हो जाए। तो ये बुक्स थी। जो भी कैंडिडेट्स इन बुक्स को मंगवाना चाहे तो वो इस नंबर पे संपर्क कर सकता है। स्क्रीन पे जो नंबर दिखाई दे रहे हैं आप वहां भी संपर्क कर सकते हैं। बहुत शानदार बुक्स हैं। चलो ये तो बुक्स की बात थी। अब वापस आते हैं अपनी क्लास पे। तीसरा क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, आप इस क्वेश्चन का आंसर करें और जितने भी बच्चे देख रहे हैं सभी आंसर करने की कोशिश करें। क्वेश्चन क्या है? वी आर ऑल वेरी इंडिग्नेंट, INDIGNANT, indignant, the justice done to him, injustice done to him, अन्याय जो उसके साथ किया गया, इनजस्टिस डन टू हिम। ठीक है, आप इसके साथ कौन सा प्रपोजिशन यूज करेंगे? पहला वर्ड है फॉर, दूसरा वर्ड है ऑफ, तीसरा वर्ड है टू और चौथा वर्ड है एट। इंडिग्नेंट। देखो पहले तो आपको समझना चाहिए कि इंडिग्नेंट वर्ड का मीनिंग क्या है। इंडिग्नेंट का ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, ये तो आप लोग जरूर जान लें कि ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, क्योंकि ये आपको बहुत आवश्यक होगा। ठीक है, फिर इसका मीनिंग क्या है? इंडिग्नेंट का मतलब होता है अनॉइड। मैं यहां इसके सिमिलियर वर्ड्स लिख रहा हूं। अनॉइड, ANNOYED, अनॉइड। अनॉइड का मतलब होता है किसी बात से नाराज हो जाना, एंग्री, किसी बात से क्रोधित हो जाना। हर्ट, HURT, हर्ट, किसी बात से आहत हो जाना। ऑफेंडेड, OFFENDED, ऑफेंडेड, किसी बात से ऑफेंड हो जाना। ऑफेंड यानी आप किसी को चोट पहुंचा रहे हैं, किसी को हमला कर रहे हैं उस तरीके से, तो क्या हो जाना? ऑफेंडेड। ये सारे के सारे वर्ड जो हैं वो इंडिग्नेंट वर्ड के सिमिलियर वर्ड हैं। ठीक है, उसके बाद इसके ऑपोजिट वर्ड ढूंढिएगा भाई। ये इसके सिमिलियर वर्ड हो गए, ठीक है, यानी इसके सिनोनिम्स हो गए। ऑपोजिट लिखो भाई इसका। यही तरीका होना चाहिए पढ़ने का। आप जब इस ढंग से तैयार करेंगे तो चीजें आप लोगों को बहुत शानदार तरीके से समझ में आ जाएंगी। इंडिग्नेंट का ऑपोजिट लिखेगा डिलाइटेड, DELIGHTD। देखो ये तो होता है दुखी होना, क्रोधित होना, आहत होना, चोटिल महसूस करना। और इसका मतलब ऑपोजिट क्या होगा? खुश होना, डिलाइटेड। प्लीज्ड, PLEASD, प्लीज्ड। हैप्पी, हैप्पी। ये इसके क्या है? ऑपोजिट वर्ड है। तो फिक्स प्रेपोजिशन के साथ साथ आप अपना वर्ड पावर भी मजबूत करें। ठीक है भाई, इंडिग्नेंट के साथ कौन सा प्रेपोजिशन यूज करें? अभी तक भी आंसर आया नहीं है, आप लोग आंसर करने की कोशिश कीजिएगा। मैं वेट कर रहा हूं और उसी दौरान आप लोगों को ये चीजें भी समझा रहे हैं। इंडिग्नेंट के बाद में होता है एट, एट, ये वर्ड होता है इंडिग्नेंट एट। पार्ट ऑफ स्पीच कौन सा है? इंडिग्नेंट एट। ठीक, किसी चीज पर आहत होना, किसी चीज पर क्रोधित होना, इंडिग्नेंट एट लिख देते हैं। ठीक है, पार्ट ऑफ स्पीच कौन सा है? एडजेक्टिव, एडजेक्टिव। ठीक है, आर क्या है? लिंकिंग वर्ब। आर क्या है बेटा?
लिंकिंग वर्ब। इंडिग्नेंट क्या है? एडजेक्टिव। प्रेपोजिशन क्या आएगा? एट आएगा। कहां है? डी ऑप्शन है। चीजें क्लियर है? आगे बढ़ जाएं। चलो आगे बढ़ेंगे तो इसको भी डिटेल से समझेंगे और बहुत सारे एग्जांपल्स करने की कोशिश करेंगे। चलो अभी देखते हैं। ये देखिएगा, इसको हमने आपको समझाया हुआ है। इंडिग्नेंट एट और अबाउट समथिंग, इसके साथ एट का प्रयोग किया जा सकता है और किसका? अबाउट का भी प्रयोग किया जा सकता है। इंडिग्नेंट अबाउट, इंडिग्नेंट एट, दोनों के प्रयोग हो सकते हैं। मतलब क्या होता है? किसी बात पर क्रोधित या आहत होना। एग्जाम्पल देखिएगा, सी वॉज वेरी इंडिग्नेंट एट, वो बहुत ज्यादा नाराज थी, बहुत ज्यादा आहत थी, एट द वे सी हैड बीन ट्रीटेड, उस तरीके से जिससे उसको ट्रीट किया गया, यानी जिस तरीके से उसके साथ व्यवहार किया गया उस पर वो बहुत ज्यादा नाराज थी, अनॉयड। क्या थी वो? इंडिग्नेंट थी, इरिटेटेड थी, अनॉयड थी। वो क्या थी बेटा? वो अनॉयड थी। ये समझ में आ रही है? क्या लिखा भी हमने? एट लिखा। उसके बाद देखिएगा, रोहित फेल्ट। आप पढ़िएगा सेंटेंस को, आप इस सेंटेंस को पढ़िएगा। मैं फिर कह रहा हूं कि बेटा मेहनत आपको करने की आवश्यकता है। मैं कितना भी आपको करवा दूंगा, क्या हो जाएगा? जब तक आप नहीं करोगे, सेंटेंस पढ़ो। मैं ये जब तक कह रहा हूं ये आपको सेंटेंस पढ़ना है, मेरी बातें सुनते सुनते सेंटेंस को पढ़ना है। रोहित फेल्ट फेंटली इंडिग्नेंट एट द रिमार्क। कोई रिमार्क किया गया, कोई टिप्पणी की गई, कोई कमेंट पास किया गया और रोहित उस पर थोड़ा सा क्या हो गया? आहत हो गया, थोड़ा नाराज हो गया, थोड़ा सा अनॉइड हो गया, थोड़ा हर्ट फील किया, थोड़ा ऑफेंडेड फील किया। ये सिमिलियर वर्ड्स हैं, बार बार बोलोगे तो याद हो जाएंगे। अब एक वर्ड और देखिएगा, फेंटली जो शब्द है ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? फेंटली कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? फेंटली कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच? बताओ भाई, फेंटली। और मतलब क्या होता है इसका? फेंट। कई बार होता है फेंटेड, वो बेहोश होना होता है। फेंटली का मतलब होता है स्लाइटली, SLIDHTLY। स्लाइटली का मतलब होता है हल्का सा। स्लाइटली का मतलब क्या होता है? हल्का सा, स्लाइटली, थोड़ा सा। ठीक है, तो क्या लगेगा? रोहित फेल्ट स्लाइटली इंडिग्नेंट एट द रिमार्क। वो थोड़ा सा उस रिमार्क पर क्या हुआ? आहत हुआ। और बहुत ज्यादा हो जाता तो सीवियरली, वो बहुत डीपली, बहुत गहराई से क्या हो गया? आहत हो गया। ये आपका एडजेक्टिव और ये बेटा आपकी एडवर्ब। ये क्या है? आपकी एडवर्ब। ठीक है, ये आपकी अप्रोच होनी चाहिए चीजों को सीखने की, चीजों को समझने की। फोर्थ क्वेश्चन को सोल्व कीजिएगा भाई, आपके सामने आ गया है फोर्थ क्वेश्चन। सभी स्टूडेंट्स आंसर करने की कोशिश करेंगे, सेंटेंस को पढ़ने का प्रयास करेंगे। नहीं पढ़ा जा रहा है तब भी कोशिश करें कि सेंटेंस में लिखा क्या है, ताकि एग्जाम के दिन आपको सेंटेंस पढ़ने पड़ेंगे। वहां कोई बोल के नहीं सुनाएगा, आपको खुद करने पड़ेंगे सारे। और फिर वहां आप पे कोलैप्स कर जाते हैं, क्योंकि आपने उस लेवल की प्रैक्टिस नहीं की। आपने अपने आप को ग्राउंड पे ट्रेनिंग के दौरान उतना नहीं तपाया है, उतना पसीना नहीं बहाया है जितना मैदान में जरूरत होती। इसलिए बहाओ बेटा, पसीना बहाओ, पढ़ो चीजों को। टुडे स्टूडेंट्स शुड बी रिकंसाइल्ड, बहुत शानदार वर्ड है। इस बार आरपीएससी स्कूल लेक्चरर में इस सेंटेंस को पूछा हुआ है, सॉरी इस वर्ब से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। इस वर्ब से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ, रिकंसाइल्ड। रिकंसाइल का मतलब क्या होता है वो समझेंगे। टुडे स्टूडेंट्स शुड बी रिकंसाइल्ड द वे थिंग्स आर चेंजिंग। ऑप्शंस हैं विथ, टू, फॉर और एट। ये आप लोगों को बताने में। रिकंसाइल्ड का मतलब होता है, रिकंसाइल्ड के साथ दो प्रेपोजिशन यूज होती है। एक तो होता है टू, रिकंसाइल टू,
रिकंसाइल टू का मतलब होता है किसी स्थिति को, किसी तथ्य को, किसी बात को स्वीकार कर लेना, क्योंकि आपके पास स्वीकार करने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। विवस्था में किसी चीज को क्या कर लेना, स्वीकार कर लेना, समय की मांग को मानते हुए या उन परिस्थितियों को देखते हुए उस बात को क्या कर लेना, स्वीकार कर लेना, वो क्या होता है, रिकंसाइल टू समथिंग होता है। रिकंसाइल टू समथिंग होता है। आप यदि किसी, जैसे देखो, रिकंसाइल्ड टू द थिंग्स, टू द वे द थिंग्स आर चेंजिंग, स्टूडेंट्स को उस बात को स्वीकार कर लेना चाहिए जिस तरीके से चीजें चेंज हो रही हैं, अपने आप को उसके अनुरूप फिर ढालने की कोशिश करनी चाहिए। कैसे भी, आप सब जानते होंगे कि आज से लगभग 3 से 4 साल पहले, यानी 2020 से पहले, 21 से पहले भी मान सकते हैं, 20 से पहले, ऑनलाइन एजुकेशन जैसा कोई कॉन्सेप्ट सामान्यतया नहीं था, सामान्य बच्चे की पहुंच में नहीं थी। लेकिन बाद में कोरोना आया और फिर चीजें क्या हुई, बदली, और आप लोगों को घर बैठे इतना शानदार कंटेंट आपके अपने कमरे में, आपके अपने फोन के साथ वहां पहुंच जाता है। अदरवाइज बहुत कम बच्चे होते थे जो बहुत अच्छे टीचर से पढ़ पाते थे, क्योंकि वो उनके आसपास नहीं थे। चीजें बदली, हम लोगों ने भी क्या किया, रिकंसाइल टू द चेंजिंग सिचुएशन, बदली परिस्थिति को अनुरूप हमने अपने आप को क्या कर लिया, उसको स्वीकार कर लिया। कुछ समय के लिए बड़ा अटपटा लगा कि कैसे पढ़ाएंगे भाई, कभी पढ़ाया ही नहीं, हमेशा ऑफलाइन पढ़ाया, ऑनलाइन कभी पढ़ाया ही नहीं, कैसे पढ़ाएंगे, क्या करेंगे, लेकिन चीजें बड़ी नॉर्मल हो गई। क्या है ये, रिकंसाइल टू होता है। एक होता है रिकंसाइल विद, रिकंसाइल विद समबॉडी, रिकंसाइल विद समबॉडी, विद समबॉडी का मतलब किसी के साथ सामंजस्य स्थापित कर लेना। ऊपर वाला भी इस अर्थ में भी आप इसको समझ सकते हैं, किसी के साथ सामंजस्य स्थापित कर लेना। रिकंसाइल विद हिज वाइफ, रिकंसाइल विद हिज पेरेंट्स, तो रिकंसाइल विद समबॉडी, क्या कर लेना, सामंजस्य स्थापित कर लेना, क्या होता है, रिकंसाइल विद होता है, और ये क्या होता है, रिकंसाइल टू होता है। इसलिए इसको विशेष रूप से ध्यान में रखना है, ऐसा नहीं है कि चीजें कहीं समस्या पैदा करते हैं। तो आंसर तो आ गया होगा इसका, क्या लिखेंगे अपन यहां, रिकंसाइल टू लिखेंगे। लेकिन फिर से चीजों को डिटेल से समझते हैं, ताकि एग्जाम में यदि रिकंसाइल से कुछ आ जाए तो फिर आप उसको गलत नहीं कर सकें। मैं हमेशा बच्चों को कहता हूं कि यदि आपने क्लास को ध्यान से देख लिया तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि चीजें आपके समझ नहीं आए, और वहां से यदि क्वेश्चन आ जाएगा तो आप फिर गलत नहीं करेंगे। ऐसा मैं बहुत बार कहता हूं कि यदि हमने आपको यदि पढ़ाया तो मैं कोशिश ये करता हूं कि किसी प्रकार का कोई डाउट बचे ही नहीं। जितने भी आपके संभावित क्वेश्चन हो सकते हैं वो सारे के सारे संभावित क्वेश्चंस मैं पहले ही सोल्व करने की कोशिश करता हूं, ताकि बच्चे के दिमाग में कोई डाउट रहे ही नहीं। फिर भी यदि डाउट रह जाता है तो मैं हमेशा आप लोगों के साथ हूं, आप जब चाहें मुझे मैसेज कर सकते हैं, लेकिन संभवतः आपके सारे डाउट्स में यहां क्लियर कर देता हूं। ये डाउट क्लियर करने के लिए ही थोड़ी सी चीजें एक्स्ट्रा हो जाती हैं, थोड़ी सी चीजें ज्यादा भी हो जाती हैं। कई बार लगता है कि सर इस क्लास को यदि आपको करनी होती तो आप 15 मिनट में भी आराम से कर सकते थे, चीजें 15 मिनट में बताई जा सकती थी। लेकिन बेटा 15 मिनट में वो सारी चीजें क्लियर नहीं होती। हो सकता है कि एक बच्चे के लिए 15 मिनट पर्याप्त हो, उसने पहले से बहुत अच्छी तैयारी की हुई हो, केवल उसको रिवीजन करना है। लेकिन मैं तो उन बच्चों को भी ध्यान में रखता हूं जो बच्चे अभी शुरुआत कर रहे हैं, जिनको अभी इंग्लिश में इंटरेस्ट बनाना है, जिनको इंग्लिश में रुचि पैदा करनी है। यदि उन बच्चों को फटाफट कर देंगे तो उनका तो इंग्लिश से विश्वास ही उठ जाएगा, और मैं ऐसा नहीं करना चाहता हूं। देखिएगा भाई, एक एक चीज को समझते हैं। रिकंसाइल समबॉडी या योरसेल्फ टू समथिंग, व्यवस्था में किसी स्थिति परिस्थिति को स्वीकार करना। जैसे he could not reconcile himself to the prospect of losing her, वो इस बात को स्वीकार ही नहीं कर सकता, किसकी संभावना को, किसकी संभावना को भी,
उसको खोने के विचार को, ही कुड नॉट रिकंसाइल हिमसेल्फ टू द प्रोस्पेक्ट कौन, इस बात की संभावना ऑफ लूजिंग हर। तो हमने क्या लिखा यहां, टू लिखा। आई कैन नॉट रिकंसाइल माई सेल्फ टू दैट फैक्ट टू लूजिंग दिस एग्जामिनेशन। मैं ये एग्जाम फेल हो जाऊंगा, इस बात को तो मैं गले नहीं उतार सकता, इस बात को तो मैं स्वीकार नहीं कर सकता। आई कैन नॉट रिकंसाइल माई सेल्फ टू द फैक्ट। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, टू लिखेंगे। दूसरा देखिएगा भाई, रिकंसाइल विद समथिंग। ठीक है, समथिंग विद समथिंग, सामंजस्य स्थापित करना, somebody विद समथिंग। ठीक है, कैसे, इट इज हार्ड टू रिकंसाइल, ये बहुत मुश्किल है सामंजस्य स्थापित करना, हिज कैरियर एम्बिशंस, उसकी जो कैरियर के इच्छाएं हैं, महत्वाकांक्षाएं हैं, विद द नीड्स ऑफ हिज चिल्ड्रन, और किसकी, उसके बच्चों की आवश्यकता और उसकी खुद के सपने। ये सेंटेंस जो है, ये लगता है कि उन महिलाओं के लिए है जो गृहिणी है और घर का काम काज करते हुए बच्चों की जिम्मेदारी के साथ क्या कर रही हैं, अपने सपने पूरे करने का प्रयास कर रही हैं। तो बहुत मुश्किल होता है, इट इज वेरी हार्ड टू रिकंसाइल, क्या करना, कैरियर एम्बिशंस विद द नीड्स ऑफ द चिल्ड्रन। बच्चों की अपनी आवश्यकताएं हैं, उनकी जिम्मेदारियां हैं, उनके साथ अपने सपनों को क्या करना, रिकंसाइल विद होता है। वो क्या है बेटा, रिकंसाइल विद, सामंजस्य स्थापित करना। दूसरा सेंटेंस देखिएगा, he has recently been reconciled with his wife। ये सेंटेंस पूछा एग्जाम में, जो सेंटेंस पूछा हुआ था वो ये सेंटेंस था, he has recently been reconciled with his wife। हाल ही में उसका उसकी वाइफ के साथ सामंजस्य स्थापित हुआ है, यानी पहले एक बार मामला बिगड़ गया था और दोबारा से उन लोगों ने क्या कर लिया है, सामंजस्य स्थापित कर लिया है। तो उसको अपन क्या कहेंगे, रिकंसाइल विद कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा इसका, रिकंसाइल विद। ठीक है, चीजें समझ में आ रही हैं, आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं? देखो, समझ में भी आना चाहिए और क्लास लेते समय मजा भी आना चाहिए, ऐसा लगना चाहिए कि हाँ यार कुछ नया सीख रहे हैं, एक अलग प्रकार का सेटिस्फेक्शन आना चाहिए, जैसा मुझे पढ़ाते समय आता है। सेंटेंस और लेते हैं भी एक, ये सेंटेंस और लीजिएगा, It took the child a long time to recover the stock। stock शब्दमा होता है, आंसर करो भाई सब। It took the child a long time to recover, और यहां आपको फिक्स प्रेपोजिशन यूज करनी है, अंडर, फ्रॉम, ओवर, अबाउट। सभी आंसर करेंगे भाई, जितने भी स्टूडेंट्स क्लास को देख रहे हैं, कोशिश करें, गलत हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। क्या लिखेंगे, रिकवर फ्रॉम होता है, RACOVER, रिकवर फ्रॉम। रिकवर फ्रॉम का मतलब होता है किसी बेकार स्थिति से पुनः अच्छी स्थिति में आना, सुधार होना, क्या कहलाता है, रिकवर फ्रॉम। ही इज रिकवरिंग फ्रॉम हिज इलनेस, वो अपनी बीमारी से क्या कर रहा है, रिकवर कर रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, रिकवर फ्रॉम लिखेंगे। ठीक है, आसान है, कोई ज्यादा दिक्कत में नहीं आनी चाहिए। रिकवर फ्रॉम, रिकवर फ्रॉम समथिंग, बीमारी, चोट, कठिनाई के पश्चात पुनः सफल या सामान्य होना क्या होता है, रिकवर फ्रॉम होता है। ही इज स्टिल रिकवरिंग फ्रॉम हिज ऑपरेशन, वो अभी भी क्या कर रहा है, रिकवर कर रहा है फ्रॉम हिज ऑपरेशन। ऑपरेशन जो करवाया था तब उसकी हालत खराब हो गई थी, अभी वो क्या कर रहा है, रिकवर कर रहा है। She spent many weeks in hospital recovering from her injuries। सेंटेंस को समझो बे, और भी कई चीजें हैं इस सेंटेंस में जो हमें समझनी चाहिए। पहला तो ये कि जो हॉस्पिटल वर्ड लिखा हुआ है ये सिंगुलर है कि नहीं बे, काउंटेबल भी है, सिंगुलर सेंटेंस है, काउंटेबल सेंटेंस है, और सिंगुलर काउंटेबल के साथ आर्टिकल का तो प्रयोग करना ही चाहिए या नहीं करना चाहिए, करना चाहिए। तो क्या यहां आर्टिकल का प्रयोग करें क्या, और यदि नहीं करें तो क्यों नहीं करें, ये आप लोगों का होमवर्क है। ये सब लोगों के लिए होमवर्क है,
मैंने क्लास में आप लोगों को बहुत बार पढ़ाया है, तो जितने भी विनर्स देख रहे हैं सबके सब विनर्स कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि यहां हॉस्पिटल के साथ कौन से आर्टिकल का प्रयोग करें, वो लिखें। और यदि नहीं करना है तो क्यों नहीं करना है, ये आप लोगों के लिए है। ये पॉइंट मैंने डिटेल से समझाया है, आप सब लोग इसका आंसर करेंगे। रिकवर के साथ क्या आना चाहिए, फ्रॉम आना चाहिए। आगे देखते हैं, ही हैज फुली रिकवर्ड फ्रॉम द शोल्डर इंजरी, वो शोल्डर इंजरी से पूरी तरीके से क्या हो चुका है, रिकवर हो चुका है। फ्रॉम जो है उसके साथ एक तो रिफ्रेन वर्ब है, RAFRAIN, रिफ्रेन के साथ फ्रॉम बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। एक abstain फ्रॉम, ABSTAIN, abstain फ्रॉम, ये दो जो फिक्स प्रपोजिशन है, ये आरपीएससी की तो फेवरेट है भाई, दोनों के दोनों। और यहां से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, abstain फ्रॉम और refrain फ्रॉम। याद रख लोगे, एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, याद रह जाएंगी चीजें। सुन लीजिएगा, क्लास को 2 बार देख लीजिएगा तो भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिएगा, आंसर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 को आंसर कीजिएगा। आई कॉम्प्लीमेंटेड हिम हिज सक्सेस इन द एग्जामिनेशन, इन द एग्जामिनेशन। वर्ड है कॉम्प्लीमेंट, ये वर्ड जो आपको दिख रहा है ये कॉम्प्लीमेंट वर्ब है, ठीक है। एक वर्ड होता है COMPLEMENT, कॉम्प्लीमेंट। ये जो वर्ड है COMPLIMENT, पहले तो इन दोनों शब्दों में अंतर को स्पष्ट कर लीजिएगा कि इन दोनों शब्दों का अर्थ क्या है। इस कॉम्प्लीमेंट को तो आज हम चर्चा करेंगे और इस कॉम्प्लीमेंट का आंसर आप लिखेंगे। आपने बहुत बार सुना होगा, पढ़ा भी होगा, ये कॉम्प्लीमेंट क्या है, इस पे आप पे लिखेंगे। मैं आप लोगों को जो कॉम्प्लीमेंट आज हम पढ़ रहे हैं उसको पढ़ेंगे। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है किसी आदमी की प्रशंसा करना, किसी आदमी की बड़ाई करना, ठीक है। किसी आदमी की किसी अच्छे काम पर उसको अच्छा बताना कि या वास्तव में आपने बहुत अच्छा किया, उसको कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। आई कॉम्प्लीमेंटेड हिम ऑन हिज सक्सेस, जैसे आप लोग कॉन्ग्रेचुलेट लिखते हो, आई कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम ऑन हिज सक्सेस, TULATD, आई कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम ऑन हिज सक्सेस। कॉन्ग्रेचुलेट के साथ भी कौन सा प्रपोजिशन आता है, ऑन प्रपोजिशन आता है। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है, लेकिन एग्जाम में कोई अच्छा क्वेश्चन बनाने के लिए क्या करते हैं, इस शब्द को तो छोड़ देते हैं और किसको पूछ लेते हैं, कॉम्प्लीमेंटेड को पूछ लेते हैं। क्या आना चाहिए इसके साथ भी, ऑन आना चाहिए, ही सक्सेस इन द एग्जामिनेशन। और ये हमारे पास बी ऑप्शन जो है वो इसका सही आंसर है। आप लोग अपनी तरीके के एग्जांपल्स बना सकते हैं, हम इसको डिटेल से समझते हैं। कॉम्प्लीमेंट समबॉडी ऑन समथिंग, किसी आदमी को किसी बात पर क्या करना, प्रशंसा करना, अभिनंदन करना, आदर करना, उसकी बड़ाई करना। एग्जांपल्स देखिएगा, सी कॉम्प्लीमेंटेड हिम ऑन, हमें यही समझना है, हिज एक्सलेंट जर्मन, उसकी जर्मन बड़ी शानदार है। इस बात पे उसको क्या किया गया, प्रशंसा की गई, उसका अभिनंदन किया गया, उसको कॉन्ग्रेचुलेट किया गया। तो हमने क्या लिखा, ऑन लिखा। आगे देखिएगा, रमेश कॉम्प्लीमेंटेड मी ऑन माई न्यू हेयर स्टाइल, मेरी नई हेयर स्टाइल पे क्या किया गया, कॉम्प्लीमेंट किया, ठीक है। तो क्या लिखा आपने यहां, ऑन लिखा। हम एक के ही दो दो तीन तीन क्यों लिख रहे हैं भैया, ताकि आप लोगों को चीजें क्या रह जाए, याद रह जाए। आप भी जब तैयार करें तब आप भी इसी तरीके से तैयार करें, एक एक वर्ड को ले लें, क्योंकि आपके पास अभी पर्याप्त समय है। कई लोग कहते हैं कि सर इस तरीके से बहुत समय लग जाएगा, और तो भी लगाना समय क्या दिक्कत आ रही है, जब आप समय नहीं दोगे तो फिर चीजें इंप्रूव कैसे होंगी। आप समय दीजिएगा, जब आपका समय हो तो जरूर दीजिएगा। आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट यू ऑन योर हैंडलिंग, कॉम्प्लीमेंट यू ऑन योर हैंडलिंग ऑफ अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन,
आपकी बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन को आपने जैसे हैंडल किया, उसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, आपको कॉम्प्लीमेंट कर रहा हूं। तो क्या लिखेंगे हम यहां, ऑन लिखेंगे। चलो एक क्वेश्चन और है, देखिएगा। ये जो वर्ड हैंडलिंग है, ये हैंडलिंग है यहां, HANDLING। आपके पास दो ऑप्शन है हैंडलिंग में, या तो ये जिरेंड है, क्या भैया, तो ये, या फिर ये क्या है, पार्टिसिपल है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। आपको बताना है कि हैंडलिंग क्या है, यहां पार्टिसिपल है या फिर जिरेंट है। कोशिश कीजिएगा, जितना आपको करवाया हुआ है, यदि आप उसको रिवीजन करके भी इसका आंसर कर देंगे तो भी कोई समस्या नहीं आएगी। चलो आगे बढ़ते हैं। यस, जब भी आप लोगों से पूछे जाते हैं प्रेपोजिशन, तो कई कई बार उस प्रेपोजिशन में फ्रेजल वर्ब का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, क्योंकि फ्रेजल वर्ब प्लस प्रेपोजिशन। देखिएगा, सुटेबल स्टेप्स आर टेकन टू ब्रिंग द कॉस्ट ऑफ लिविंग। कॉस्ट ऑफ लिविंग का मतलब होता है जीने की जो रेट है, यानी कॉस्ट ऑफ लिविंग, यानी सामान्य जीवन जीने पे कितना खर्चा आ रहा है, उसको कहते हैं कॉस्ट ऑफ लिविंग। ठीक है, सुटेबल स्टेप्स आर टेकन, क्या उठाए जाते हैं, सही तरीके के उपयुक्त कदम उठाए जाते हैं, टू ब्रिंग द कॉस्ट ऑफ लिविंग, टू ब्रिंग डाउन। ब्रिंग डाउन का मतलब होता है किसी चीज को नीचे गिराना, किसी चीज को घटाना। ब्रिंग डाउन द प्राइसेस, अक्सर लिखा होता है ब्रिंग डाउन द प्राइसेस, ये आपको कई बार मिल जाएगा। ब्रिंग डाउन द प्राइसेस यानी कीमतों को क्या करना, कम करना, ब्रिंग डाउन द प्राइसेस। ठीक है, तो क्या आएगा अब इसमें, डाउन आएगा, ब्रिंग डाउन। अब देखो आपके पास बच गया अप। आप ब्रिंग अप भी लिखिएगा, क्या होता है ब्रिंग अप। ब्रिंग अप का मतलब होता है लालन पालन करना। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, सी वॉज ब्रॉट अप बाई हर अंकल। सी वॉज ब्रॉट अप, सी वॉज ब्रॉट अप बाई हर अंकल। सी वॉज ब्रॉट अप बाई हर अंकल, बहुत बार पूछा जाता है। ब्रॉट अप, लालन पालन करना। ठीक है, और ब्रिंग डाउन का होएगा ब्रिंग ऑन। ये सब चीजें आप लोगों को, ओवर ऑन, ये सब क्या है, फ्रेजल वर्ब है, इन पे भी आपको ध्यान देना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं इसको। ब्रिंग डाउन, घटाना, गिराना। दे हैव रियली ब्रॉट डाउन द प्राइस ऑफ इलेक्ट्रिक कार्स। ब्रॉट डाउन, कम कर दिए उन्होंने वास्तव में किसकी, कारों की कीमत को। द स्कैंडल कुड ब्रिंग डाउन द कंट्रीज गवर्नमेंट। ये जो स्कैंडल है, ये सरकार को गिरा सकता है। तो हमने क्या लिखा यहां, ब्रिंग डाउन लिख दिया। क्या लिख दिया भाई, ब्रिंग डाउन का मतलब गिराना। सेवरल ट्रीज वर ब्रॉट डाउन बाय द स्टॉर्म। स्टॉर्म, तूफान आया, उसने बहुत सारे ट्रीज को क्या कर दिया, गिरा दिया। दैट इज कॉल्ड ब्रिंग डाउन या फिर ब्रिंग डाउन। और उसकी दूसरी फॉर्म लिखी हुई है पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म, तो क्या लिख दिया गया, ब्रॉट डाउन लिख दिया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आई एम सेटिस्फाइड हिज इनोसेंस। इनोसेंस का मतलब होता है उसके, वो निर्दोष होने की स्थिति, यानी वो कोई दोषी नहीं है, निर्दोष। सेटिस्फाइड के साथ जो आता है वो विद आता है, सेटिस्फाइड विद। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है यहां, इस क्वेश्चन को आप बहुत ध्यान से समझेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है भाई, ये क्वेश्चन बने अपने शॉर्ट वीडियो में भी पूछा था आज आप लोगों से, या कल पूछा था, कब पूछा था, तो काफी बच्चों ने सही आंसर किया, कईयों ने नहीं भी किया। सेटिस्फाई, जब सेटिस्फाई वर्ब जो है जब एक्टिव वॉइस में होती है तो फिर ये प्रेपोजिशन नहीं लेती है। हर हार्ड वर्क, ध्यान दीजिएगा अभी, हर हार्ड वर्क सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड मी, तो यह कोई प्रपोजिशन नहीं आएगा। हर हार्ड वर्क सेटिस्फाइड मी, ये हार्ड वर्क ने मुझे सेटिस्फाई किया, यानी ये जो वर्ब है
ये ट्रांजिटिव वर्ब है। कैसी वर्ब बेटा? ये ट्रांजिटिव वर्ब है, तो ये अपने साथ क्या ले लेती है? ऑब्जेक्ट ले लेती है अपने साथ ये। तो इसको किसकी जरूरत नहीं पड़ रही है? प्रेपोजिशन की जरूरत नहीं पड़ रही है। लेकिन जब ये पैसिव वॉइस में लिखी जाती है तब इसके साथ बाई प्रेपोजिशन नहीं आता। क्या आता है? विद आता, विद समथिंग। क्या लिखेंगे आप यहां? विद लिखेंगे। आई एम सेटिस्फाइड विद हिज इनोसेंस। क्लियर होगी बात भाई? समझ में आ गई बात ये कि सेटिस्फाई जब आप लोगों को एक्टिव वॉइस में मिले, देयर इज नो नीड ऑफ एनी प्रेपोजिशन। लेकिन जब पैसिव वॉइस में हो तो प्रेपोजिशन विद शुड बी यूज। क्या यूज करना चाहिए? विद यूज करना चाहिए। चलो समझते हैं इसको भी। सेटिस्फाइड, ऐसा तो नहीं कि क्लास बहुत लंबी हो रही है, हो रही हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छी अच्छी चीजें सीख रहे हैं। एक क्वेश्चन और करेंगे, फिर एक ही और करेंगे बस। सेटिस्फाई ट्रांजिटिव वर्ब है और नथिंग सेटिस्फाइज हिम। यहां देखिएगा कोई प्रेपोजिशन नहीं आया। नथिंग सेटिस्फाइज हिम, ही इज ऑलवेज कंप्लेनिंग। उसको कुछ भी संतुष्ट नहीं कर सकता, कोई संतुष्ट नहीं कर सकता। वो हमेशा क्या करता रहता है? कंप्लेन करता रहता है। कोई प्रेपोजिशन नहीं। द प्रपोज्ड प्लान विल नॉट सेटिस्फाई एवरीवन। कोई प्रेपोजिशन नहीं है। मैंने कहा नो प्रेपोजिशन इन एक्टिव वॉइस। कोई प्रेपोजिशन नहीं है। एजुकेशन मस्ट सेटिस्फाई, कोई प्रेपोजिशन नहीं है। द नीड ऑफ ऑल चिल्ड्रन। द एजुकेशन सिस्टम मस्ट सेटिस्फाई, कोई प्रेपोजिशन नहीं है। लेकिन इन पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस में आपको प्रेपोजिशन यूज करना चाहिए। कौन सा? विद करना चाहिए। ही वॉज सेटिस्फाइड विद हिज टेस्ट रिजल्ट्स। आई एम सेटिस्फाइड विद माई परफॉर्मेंस। मैं अपनी परफॉर्मेंस से सेटिस्फाई हूं। आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद माई ओन परफॉर्मेंस। मैं अपनी खुद की परफॉर्मेंस से सेटिस्फाई नहीं हूं। तो आपको क्या लिखना है? सेटिस्फाइड विद लिखना है। आई वॉज सेटिस्फाइड विद हिज हार्ड वर्क। क्या लिखा हमने यहां? विद लिखा। चीजें क्लियर हो रही हैं अभी? चलो आगे बढ़ते हैं। और ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, आंसर कीजिएगा सब। और अभी तक भी यदि आपने क्लास को शेयर नहीं किया है तो निश्चित रूप से शेयर कर दें। पहली बार चैनल पे हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जो भी आप करते हैं वो सबके सब कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक हमारी क्लास पहुंचे और उनका भी चीजों को समझने का नजरिया बदले। क्वेश्चन को बढ़े। सी एब्सोल्युटली रिफ्यूज टू पुट दैट with that sort of conduct, with that sort of conduct, put up with, put up with phrasal verb है। क्या है बेटा? phrasal verb है put up with, और इसका मतलब होता है सहन करना, बर्दाश्त करना। phrasal verb है, यानी preposition में फ्रेजल वर्ब के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। सी एब्सोल्युटली रिफ्यूज्ड, उन्हें पूरी तरीके से मना कर दिया। टू पुट अप विद दैट सॉर्ट ऑफ कंडक्ट, उस प्रकार के व्यवहार को उसने सहन करने से पूरी तरीके से मना कर दिया। दैट सॉर्ट, ये SHORT नहीं है, ये क्या है? शॉर्ट, SORT है। चीजों को समझिएगा, ठीक है? तो ये क्या आएगा भैया? पुट अप विद आएगा। पुट विद यानी सहन करना। पुट ऑन यानी क्या होता है? कभी समझिएगा। पुट ऑन पहनना। पुट ऑफ स्थगित करना। पुट ऑफ स्थगित करना। पुट आउट बुझाना। पुट आउट, देखो पुट आउट की तो हमने तीनों की तीनों फ्रेजल वर्ब को भी समझ लिया है। यही फ्रेजल वर्ब इंपॉर्टेंट है पुट के। पुट आउट बहुत बार पूछा जाता है। पुट आउट यानी बुझा देना। किसी कैंडल को, लाइट को, फायर को बुझाना क्या कहलाता है? पुट आउट कहलाता है। पुट ऑफ भी बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब है और पुट ऑन भी बहुत फ्रेजल, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है? स्थगित करना, पहनना, तो कितनी इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स हैं। यदि आपने पूरी क्लास के दौरान बहुत कुछ सीखा है तब भी
ये 4 फ्रेजल वर्ब यदि आप याद रख लेते हैं, तब भी ये मान के चलिएगा कि आज की क्लास का आपको बहुत बेनिफिट एग्जाम तक जरूर मिलेगा। आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच।